नमस्कार। दोषदृष्टिर्भवेत् वैद्यः इस श्रृंखला का ये दूसरा पुष्प है। दोषदृष्टिर्भवेत् वैद्यः, ये जो संदेश कैलासवासी गणेश शास्त्री जोशी जी ने दिया था, उस सूत्र का एक प्रकार से विस्तार हम कर रहे हैं। दोषों पर दृष्टि कितनी व्यापक होती है, इसका एक अध्ययन हम कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान की एक संगति थोड़ी समझ लेते हैं और आज उसके आगे जाएंगे। तो पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि दोष वैषम्य यानी कि रोगस्तु दोष वैषम्यम, ये सामान्य मान्यता है, पर कुछ लक्षण तदात्म्य होते हैं। बहुत ही कम समय के लिए होता है या बहुत ही कम बल के होते हैं, तो उसका हम व्याधि नहीं बोलते। ऐसे लक्षणों को जब एक गंभीर स्वरूप प्राप्त हो जाता है, कुछ दखलपात्र स्वरूप प्राप्त हो जाता है, तब हम उनको कहते हैं व्याधि। तो व्याधि उत्पत्ति से लेकर उसकी अभिव्यक्ति तक का जो प्रवास है, ये सामान्यतः दोष दृष्टि है, दोषों पर की गई दृष्टि। क्योंकि हमने पिछली बार ही देख लिया कि दोषा एव ही सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम, बिना दोष के व्याधि की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो इसी का आगे का प्रवास अब शुरू करेंगे। प्रवास के लिए कुछ स्थानक भी चाहिए और प्रवास का एक दिशादर्शक सूत्र भी चाहिए। इसलिए हमने षटक्रिया का ये एक स्थानक रूप में ग्रहण किया है। चय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद, ये हमारे 6 स्थानक होंगे। और तस्माद विकार प्रकृति अधिष्ठानांतराणि च समुत्थान विशेषांश बुद्ध्वा कर्म समाचरेत, ये हमारे प्रवास का एक आधारभूत सूत्र होगा। तो एक स्थानक तय हो गए, हमारी दिशा तय हो गई, इसके आधार पर हम इसके आगे का प्रवास करेंगे। पहला स्थानक है चय। अलग अलग नाम है, विचय, प्रचय, संचिति, ये ऐसे उसके पर्याय है। दोषों की अपने खुद के स्थानों में वृद्धि होना, इसका मतलब है चय। चयो वृद्धि स्वधाम्नि एव, ये एक सामान्य मान्यता है। अभी ये जो वृद्धि होती है वो इकट्ठे आने से होती है। अतः ये वृद्धि जब राशि प्रमाणात्मक होती है, तब गुणात्मक भी वृद्धि होती है। जैसे कि वात के स्थान पर वात के परमाणु जब इकट्ठे हो जाएंगे तो कुछ वो जगह व्याप्त कर लेते हैं, और वो समानशील, समान धर्मा, ऐसे वात के परमाणु, तो वो उस गुट के समानशील इकट्ठा जब आते हैं, तब वो कुछ गुट का एक समान धर्म अभिव्यक्त करते हैं। जब किसी समानशील ऐसे परमाणु इकट्ठा आएंगे, तब वो उस गुट का जो कुछ समान धर्म हो, तो वो अभिव्यक्त करते हैं। इसको बोलते हैं चय। लौकिक व्यवहार में भी हम देखें तो कुछ समानशील दोस्त हो या सगे वाले हो, वो जब इकट्ठा आते हैं, तब उस गुट का कुछ समान धर्म अभिव्यक्त करने लगते हैं। अगर उनमें सज्जन शक्ति हो तो सज्जन शक्ति अभिव्यक्ति होती है, कुछ अच्छा काम करेंगी।
अगर उसमें कुछ समानशील दुर्जन शक्ति हो तो उसके अनुसार वो दुर्जन काम करेंगे, कुछ समाज के लिए विघातक कार्य करेंगे। ये हमें वास्तव रूप में हमारा जो दैनंदिन व्यवहार चलता है उसमें भी दिखाई देता है। उसको कहते हैं लोकगत स्तर। लोक यानी सृष्टि का वाला स्तर। अभी पुरुषगत स्तर पर भी वही होता है। तो जो सुधामनी एवं वृद्धि समानशील वाले परमाणु इकट्ठा आते हैं और वो उस गुट का जो समान धर्म हो उसकी अभिव्यक्ति की एक शुरुआत करते हैं। अभी जो लोकगत स्तर में है वो तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि 4 अच्छे लोग आए, इकट्ठा आए, उनमें कुछ अच्छा करने की प्रवृत्ति थी, समान धर्म था, तो उन्होंने कुछ अच्छा काम शुरू कर दिया। वैसे ही हम देख लेते हैं कुछ बुरे लोग इकट्ठा आते हैं और कुछ बुरा काम शुरू कर देते हैं। ये तो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। पर ये जो लोकगत स्तर है उसके विरुद्ध होता है ये पुरुषगत स्तर। विरुद्ध यानी इस एक चौखट पर, क्योंकि वो सिर्फ तर्क सिद्ध है, वो प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है। हाँ, उसके परिणाम दिखाई देते हैं, जैसे कि तत्र संचितानां खलु दोषाणां शब्दपूर्णकोष्ठता, पीतावभासता, मंदोष्मता, गौरवम, आलस्यम, चयकारण विद्वेषश्चेति लिंगानि भवन्ति। सुश्रुत सूत्रस्थान 21/18। स्तब्ध कोष्ठता, पूर्ण कोष्ठता वात चय की लक्षण है। पीतावभासता, मंदोष्मता पित्त संचय की लक्षण है। और गौरव आलस्य कफ संचय के लक्षण है। स्तब्ध कोष्ठता यानी कि कोष्ठ में जो हलचल होनी चाहिए वो बंद होती है। पूर्ण कोष्ठता यानी कोष्ठ एक भरा हुआ सा महसूस होता है। अगर अब तबले पर कुछ नाद करे तो वो नाद अलग होता है। अगर आपका टेबल का टॉप है जिसके नीचे कुछ ड्रॉवर है उस पर नाद करे तो वो अलग होता है। जिस टेबल टॉप के नीचे ड्रॉवर है उस पर आप नाद करें तो वो ऐसा पूर्ण जैसा नाद आता है। और तबले पर आप अगर नाद करें तो एक थोड़ा घुमार उसका सुनाई देता है। तो ये अंतर रहता है पूर्ण कोष्ठता, रिक्त कोष्ठता। मंदोष्मता यानी कि शरीर एक गर्म रहने की एक थोड़ी सी संवेदना। पीतावभासता यानी पीत रंग की आभा, एक चमक सी दिखाई पड़ती है। भा दूरात प्रकाशते, दूर से दिखाई देते हैं। पीत अवभास एक आभा पीत रंग की थोड़ी सी दूर से भी दिखाई देती है। यह पित्तचय का लक्षण है। अगर आप देखें कि अम्ल पित्त जितना क्रॉनिक हो जाता है वैसी ये पित्त की आभा विशेष रूप से अंगुलियों पर दिखाई देती है। या शुक्र की विकृति जब हो तब भी ये एक अलग सी श्वेत अवभास या श्वेत रंग की एक चमक, ये जितने भी हमारे संधि है हाथ के उन पर एक आभा दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है। वो प्राकृत नहीं होती, विकृत होती है। जैसे कि तेल लगाया हो हाथ को, ऐसी एक आभा आती है शुक्र विकृति में। ये मेरे गुरुजी वैद्य कोलटकर जी का एक उनका अनुभव था। जो पेशेंट देखते थे उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा महसूस किया है कि जितने भी शुक्र के विकृति के लोग होते हैं उनमें एक श्वेत अवभास आ जाता है। तो ये हम बात कर रहे थे पीता अवभास की। अम्ल पित्त के रुग्ण जितने क्रॉनिक हो जाए, जितने पुराने हो जाए,
या अम्ल पित्त वाले माँ बाप के जो अगली संतान हो उसमें भी ये पीत अवस्था दिखाई देती है, ऐसा मेरा एक दर्शन परीक्षा का अनुभव है। गौरव यानी कि शरीर अवयवों को एक भारीपन प्राप्त हो जाता है। और आलस्य की व्याख्या की है, शक्यसु अपि कर्मसु अनुत्साह आलस्य मुच्यते। जो काम करना शक्य है वो भी कर पाने की इच्छा ना होना, उसको बोलते हैं आलस्य। अभी ऐसा है, इसमें कुछ शारीरिक भाव है, कुछ मनोभाव है, लेकिन वो ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि शरीर अलग है मनोभाव अलग है। तो शरीर का परिणाम मनोभाव पर दिखता है, मनोभाव का परिणाम शरीर पर दिखता है। तो ये जो चय के लक्षण है वो उस दोष के काल में अपना थोड़ा सा बल का तारतम्य दिखाते हैं। यानी वात चय के लक्षण वात के काल में थोड़े ज़्यादा बलवान दिखेंगे, पित्त क्षय के लक्षण पित्त काल में थोड़े ज़्यादा बलवान दिखेंगे। अभी थोड़ा हम आते हैं जिसको हम क्लिनिकल पार्ट कहते हैं, वहीं आते हैं। अभी चय अवस्था की सामान्य लक्षण तो हमने जान लिए। अभी ऐसा है कि ये हर बार ये सब लक्षण सार्वदेहिक नहीं होते, स्थानिक भी हो सकते हैं। अगर पक्वाशय है, वात का स्थान है, उसमें अगर वात चय के लक्षण दिखाई पड़े तो क्या होगा? वात के रुक्ष गुण है, शीत गुण है, सूक्ष्म गुण है, इन सब गुणों के परमाणु इकट्ठा आते हैं तो रौक्षात शैत्यात खरत्वाच रक्षात शैत्यात खरत्वात लघुपाकाच यद भवेत वातकृत स्तंभनम तप, ये व्याख्या है स्तंभन की। तो रुक्ष शीत सूक्ष्म ये सब गुण जब इकट्ठा आते हैं पक्वाशय में तो ये स्तंभन कार्य सूचित करते हैं। व्याख्या शारंगर में रौक्षात शैत्यात कषायत्वात् लघुपाकाच यद भवेत वातकृत स्तंभनम तप। तब जब वात के परमाणु ही ऐसे इस प्रकार इकट्ठे आ जाए कि जिसमें रुक्षता है, शैत्य है और सूक्ष्म है, तो ये स्तंभन कार्य की सूचना देते हैं। और ये स्तंभन कार्य हमें दिखाई पड़ता है पक्वाशय में। तो पक्वाशय में जो अन्न आ जाएगा उसका वो पूरा का पूरा गतिरोध हो जाता है। अन्न ना आगे जाता है, न आगे जाता है, ऊपर आता है, न नीचे आता है, ऐसा ही वो स्तब्ध रहता है। आंतों की गति जो है वो स्तब्ध हो जाती है। अगर इस तरीके पर हमें प्रश्न परीक्षा करनी है तो क्या करेंगे? व्याख्या दी है हमें शारंगर जी ने, रौक्षात शैत्यात कषायत्वात् लघुपाकाच यद भवेत। तो इसके अनुसार हम स्पर्शन परीक्षा, रुग्ण की परीक्षा तो 3 प्रकार से होती है। दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षित अथ रोगिणम। रोग की परीक्षा अलग है, वो निदान पंचक से होगी। रुग्ण की परीक्षा दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न से होती है। तो दर्शन से दिखाई देने वाला भाग अलग है, स्पर्शन से दिखाई देने वाला भाग अलग है, प्रश्न से पूछने वाले प्रश्न अलग होते हैं। तो स्पर्शन में हमें गति हनन तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि पक्वाशय के जो नाभि अधस्तात् भाग है उसमें गति हनन हुआ है। प्रश्न परीक्षा करनी है हमें तो रौक्षात शैत्यात कषायत्वात्, इसमें से रुक्ष गुण के आहार विहार के हेतु पूछ सकते हैं, शीत के आहार विहार पूछ सकते हैं, कषाय रस के आहार विहार पूछ सकते हैं। और अगर इसी स्तर पर उसकी चिकित्सा करनी है तो हमें क्या प्राप्त हो जाए कि रुक्ष के विपरीत चिकित्सा करनी है, शीत के विपरीत चिकित्सा करनी है और कषाय रस के विपरीत चिकित्सा करनी है। हम देख रहे हैं चय की एक अवस्था कैसी हो जाती है और उसी समय क्रियाकालम न हापयेत, तो उसी समय उसकी अगर चिकित्सा की जाए तो पहले निदान करेंगे, उसके बाद चिकित्सा करेंगे। पक्वाशय के बाजू में
अगर हमें गतिहनन दिखाई पड़ता है तो क्या क्या सवाल पूछेंगे? रौक्षात वृक्ष शैत्यत कषायत्वात् लघुपाकाच यद भवेत। तो इसके अनुसार हम सवाल पूछेंगे, उससे अगर हमारा निदान पूरा हो जाता है तो प्रश्न से निदान हो गया। अभी उसके बाद रुग्ण की परीक्षा हुई, अभी रोग की परीक्षा स्तंभन तो प्राप्त है हमें, क्षय अवस्था ये तो हमने निदान किया है उसका, अभी रुग्ण की परीक्षा भी की। तो अगर हमें मिल गया कि चलो वृक्ष के हेतु मिल गए, शैत्य के हेतु मिल गए, कषाय रस के भी हेतु मिल गए, तो उसके विपरीत चिकित्सा करनी है। तो कषाय रस के विपरीत अम्ल रस होता है, उसका इस्तेमाल करना है। लघुपाक के विपरीत चिकित्सा करनी है, गुरुपाक करना है, गुरुपाक का इस्तेमाल करना है। वृक्ष के विपरीत स्नेह इस्तेमाल करना है। तो सहज ही सामने आने वाला एक औषध है, उसको बोलते हैं चिंसा लवण तैलम। चिंसा, तिल तैलम या मूंगफली का तैलम, जो आप चाहे, भी जैसे विकल्पना हो एरंडी का तेल भी ले सकते हैं। जितनी गंभीर आपकी संप्राप्ति हो उसी के अनुसार। तो चिंसा, लवण और तैल, ये इसका एक प्राथमिक चिकित्सा हो गई, ये पर्याप्त हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि क्षय अवस्था में क्या होता है। तो समानशील ऐसे उसी दोष के परमाणु इकट्ठा आते हैं और उनका एक समान धर्म व्यक्त होता है। तो उस समान धर्मी की अभिव्यक्ति स्तब्ध कोष्ठता या पूर्ण कोष्ठता वात का लक्षण होता है। मंदोष्मता और पीतावास का पित्त का अभिव्यक्त होता है, पित्त का समान धर्म। और गौरवम आलस्य, ये उसका एक कफ की अभिव्यक्ति होती है। और सबसे एक सामान्य रूप क्या दिखता है? तो क्षय कारण विद्वेष शेति। तो जो मैंने अभी उदाहरण आपको दिया है कि पक्वाशय में अगर वात की संचिति होती है तो दर्शन में क्या दिखाई देगा, स्पर्शन में क्या दिखाई देगा आपको, और प्रश्न किस तरीके से पूछना है। और जब प्रश्नों के उत्तर हमें होकारात्मक मिल जाते हैं, सकारात्मक मिल जाते हैं, तब उसके विपरीत ही चिकित्सा करनी है। तो हमने उदाहरण ले लिया कि रौक्षात शैत्यात खरपाकात लघुपाकात क्षयत भवेत के विपरीत चिकित्सा करनी है, तो स्नेह इस्तेमाल करना है। लघुपाक के विपरीत गुरुपाक करना है, शैत्य के विपरीत उष्ण करना है, कषाय रस के विपरीत अम्ल रस इस्तेमाल करना है। तो इसलिए एक पर्याप्त दवा या एक औषध मैंने सूचित कर लिया, चिंसा लवण तैलम। चिंसा और सैंधव, चिंस का कल्क या चिंस का फांट या दोनों, और उसमें दशांश मात्रा में लवण सबसे अंतिम मिलाते हैं, नहीं तो वो तेल उबाल जाता है। जैसे जब भी तेल बनाते हैं हम लोग या घृत बनाते हैं, तब अगर उसमें लवण है तो सबसे अंतिम स्तर पर मिलाते हैं और वो पूरे धीमी आंच पर बनाते हैं, नहीं तो ये पूरा उबल जाता है और हाथ में कुछ लगता नहीं है। तो ऐसे हमारा हो गया, ये क्षय का एक पहला स्थानक हो गया हमारा। क्षय कैसे होता है और क्षय की अवस्था में ही उसकी चिकित्सा कैसे की जाए। एक वात का उदाहरण मैंने बता दिया आपको। ऐसे ही आप गौरव आलस्य का भी निदान कर सकते हैं, मंदोष्मता पीतावासदा का भी निदान कर सकते हैं। उसके हेतुओं के विपरीत चिकित्सा भी उसी पर्याप्त काल में कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक तालिका देता हूँ, तो उस तालिका का एक थोड़ा सा आप विवरण अपने आप में करें। थोड़ा सा पॉज कर ले, यहाँ पे पहले सुन ले, बाद में थोड़ा रिवर्स आ जाए, और नहीं तो सुनते सुनते ये तालिका देख ले। तो तालिका में ऐसा है कि पहला कॉलम है
उन पे उपलब्ध गुण हैं। शीत है, शीततर है, शीततम है, रुक्ष है, रुक्षतर है, रुक्षतम है। उसका कॉलम उसका विरोधी गुण आ जाता है, जो है शीत के विपरीत उष्ण, शीततर के विपरीत उष्णतर, ऐसे ही वो एक कॉलम आ गया था। अभी आपको तय करना है कि विरोधी शीत के विपरीत उष्ण आहार क्या होगा, शीत के विपरीत गुणात्मक विहार क्या होगा, और विरोधी गुणात्मक दवाइयाँ क्या होगी। शीत के विपरीत जो उष्ण गुण है उसके विरोधी आहार क्या होगा, उसके विरोधी गुणात्मक विहार क्या होगा, और उसके विरोधी औषधि क्या होगी, यानी दवाइयाँ क्या होगी। उष्ण वीर्य की होगी, स्वाभाविक है, दवाइयाँ तो वीर्य प्रदान ही होती है। तो ऐसे ये तालिका आप अगर कर ले, थोड़ा अध्ययन कर ले, तो आपका एक होमवर्क हो जाएगा। उसके बाद और एक तालिका दे रहा हूँ मैं, कषाय रस और अम्ल रस का अध्ययन कीजिए। तालिका आपके सामने है। तो कषाय रस के एक आप कषाय रस उत्तम बल, मध्यम बल और हीन बल, इसके आहार द्रव्य ढूंढ लीजिए और औषधि द्रव्य ढूंढ लीजिए। कषाय रस के उत्तम बल के आहार द्रव्य, मध्यम बल के आहार द्रव्य, हीन बल के आहार द्रव्य तथा कषाय रस के उत्तम बल के औषधि द्रव्य, जैसे हरितकी, मध्यम बल के औषधि द्रव्य और हीन बल के औषधि द्रव्य, ये ढूंढ लीजिए। उसके बाद उसके विपरीत जो है अम्ल रस, उसके उत्तम बल के आहार रस, उत्तम बल के औषधि द्रव्य, मध्यम बल के आहार, मध्यम बल के औषधि, हीन बल के आहार, हीन बल के औषधि, ये आप तालिका बना लीजिए। और ये जो प्रातिनिधिक अध्ययन आप करेंगे, उसके बाद आपको चय अवस्था की एक प्राथमिक चिकित्सा का एक थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा। एक आपकी तर्क पद्धति तैयार होगी, एक आपका एक तार्किक विचार करने की एक पद्धति इस तालिका के बाद आपकी शुरू हो जाएगी, जो आपको आगे चलकर भी पर्याप्त मात्रा में मददगार साबित होगी। अभी ये जो मैंने तालिका दी है आपको, उसका अगर विशेष अध्ययन करना है तो मेरा द्रव्यगुण मीमांसा पुस्तक है, वो पढ़ लीजिए, मराठी में है। उसके भी वीडियोस अगली बार आने वाले हैं, कुछ देर के बाद आएंगे। लेकिन आपको फिर भी अगर पढ़ना है या आप मराठी भाषक है तो पुस्तक पढ़ लीजिए, तो उसमें आपको ये सब तालिका कैसे बनानी है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब पता चलेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने दोष दृष्टिर्भवेत वैद्यः इस दूसरे व्याख्यान में चय अवस्था का थोड़ा अध्ययन कर लिया। अब इसके आगे की अवस्था है प्रकोप अवस्था, उसका अध्ययन अगली बार करेंगे। धन्यवाद।